Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow LAZ, and today we will discuss the CDP previous year questions of CTAT for both paper 1 and paper 2। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है? इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग पेस आर ए रिजल्ट ऑफ। जो अधिगम में हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो किसका परिणाम होती है? केवल हेरिडिटी का, केवल एनवायरनमेंट का, बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में से किसी का भी नहीं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आनुवंशिकता, जो हमें बर्थ के टाइम पे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से किसके थ्रू? हमें जीन्स के थ्रू जो हमें गुण प्राप्त होते हैं, जो हमें ट्रेट्स प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। और एनवायरनमेंट क्या होता है? बर्थ के बाद हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है, जो हमको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, हम पे क्या डालता है? अपना प्रभाव डालता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हमारा पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट कहते हैं। जो हमारी लर्निंग होती है, लर्निंग में हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रभाव होता है, क्योंकि अधिगम के लिए हमें दोनों की आवश्यकता होती है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बट ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का 50-50% रोल होता है। ये दोनों आपस में जुड़ के टोटल 100% कंट्रीब्यूट करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते, बल्कि क्या कहा जाता है कि लर्निंग इज़ ए इंटरेक्शन। क्या होती है? लर्निंग हमारी इंटरेक्शन होती है। किस किस की? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। इसीलिए हम लर्निंग को कैसे लिखते हैं? लर्निंग या फिर डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। यहाँ पे इंटू का अर्थ होता है इंटरेक्शन, यानी कि दोनों आपस में मिल के हमारा डेवलपमेंट को करती हैं। हमारा सही आंसर तो क्या है? बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बट इसको हम एक अलग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जो हमारा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। जैसे अगर आपको पास कोई फील्ड है, आपके पास कोई खेत है, और आपको अपने खेत में क्या उगानी है? कोई भी फसल उगानी है। तो फसल यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा, हमारा आखिरी में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? हमारा फसल होगा। लेकिन फसल किस किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले फसल किस पे डिपेंड करती है? वही बीज, जो आप बीज बोएंगे खेत में, सबसे मेन तो वही है। लेकिन उसके बाद हमें उसको क्या क्या चाहिए? उसको सॉइल, अच्छी मिट्टी चाहिए। उसको क्या चाहिए? मिट्टी के साथ साथ उसको खाद चाहिए, उसको पानी चाहिए, और उसको सनलाइट भी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फसल क्या हो जाती है? हमारी डेवलपमेंट या फिर लर्निंग, जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा। और बीज क्या हो जाएगा? जिसको हम प्री डिसाइड यानी कि पहले से चुन के लाते हैं, वो क्या हो जाएगी? हमारी हेरिडिटी। क्योंकि हेरिडिटी, जो बीज हम पहले से ही चुन लाए, वो फिक्स है कि वो बीज अच्छी किस्म का है या ख़राब किस्म का, या फिर एवरेज है। अगर वो अच्छी किस्म का होगा तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, और यदि वो एवरेज है तो हमारी फसल भी कैसी होगी? एवरेज ही होगी। और बीज के साथ साथ हमें क्या चाहिए? हमें हमारा एनवायरनमेंट, हमें क्या चाहिए? एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर मिट्टी में कीड़े होंगे, या फिर मिट्टी में खाद अच्छे से नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं होंगे, तो हमारा बीज जो है वो फसल के रूप में अच्छे से नहीं उग पाएगा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से ही हमारा डेवलपमेंट या लर्निंग होती है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? मधुलिका इज गुड एट डांसिंग एंड परफॉर्मिंग योगा। जो मधुलिका है वो नृत्य और योगा में निपुण है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स शी हैज़ ए हाई लेवल ऑफ डैश इंटेलिजेंस। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा किससे है? टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें भी किसकी थ्योरी?
गार्डनर की थ्योरी से, और गार्डनर ने जो है वो सबसे पहले कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे, 7, लेकिन बाद में उन्होंने टोटल कितने दिए, इसमें 2 और ऐड कर दिए, तो उसके बाद उन्होंने टोटल 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं। उसमें से हमारे कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, हमें बताना है कि जो मधुलिका है, मधुलिका में इनमें से कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस मिलती है। चलिए अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट, इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तिक या फिर इंटरपर्सनल अंतःवैयक्तिक, दोनों में एक मेजर या फिर माइनर सा डिफरेंस कह सकते हैं। वो क्या होता है कि जो इंट्रा होता है, इंट्रा क्या होता है, जब हम अपने ही अंदर, क्या होता है, अपने ही अंदर, अपने ही अंदर, जब हम अपने ही अंदर अपने ही आप से बात करते हैं या फिर अपने को ही कंपेयर करते हैं कुछ चीज़ों से, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रा पर्सनल। लेकिन जब हम किस में कंपेयर करेंगे, 2 पर्सन्स में, यानी कि जब हम अदर, अपने से अदर, एक तो सेल्फ और एक हमारा अदर, जब हम 2 पर्सन्स में कंपेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, इंटर पर्सनल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी कोई भी बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पे क्या बोला गया है, मधुलिका जो है वो डांसिंग और योगा में अच्छी है। सो इंटरपर्सनल क्या होती है, जब हम अपने को ही अपने से कंपेयर करते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना ग्राफ लेके चल सकते हैं कि पहले मैं फर्स्ट क्लास में कितने मार्क्स लाया था, 90% लाया था, लेकिन मैंने सेकंड क्लास में क्या कर दिया, उसको बढ़ा के 93% कर दिया। तो हम यहाँ पे अपने से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, इंट्रापर्सनल। बट यदि हम इसी को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे सेल्फ के फर्स्ट क्लास में मार्क्स कितने हैं, 90% है, बट मेरा एक जो फ्रेंड है उसके कितने हैं, यानी कि अदर पर्सन के कितने हैं, 93% है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, इंटरपर्सनल में आ जाती है। नेक्स्ट हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि शारीरिक गति। शारीरिक गति क्या होती है, जिसमें हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए कोई भी इंटेलिजेंस शो करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे, एथलीट, प्लेयर, तो जो भी हमारे, या फिर डांसर, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे बॉडीली काइनेस्थेटिक में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए अपने इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। सो हमारे क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, मधुलिका जो है वो डांसिंग और योगा में, जिसमें हम अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, तो हमारा सही आंसर तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बट हम ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है म्यूजिकल, यानी कि वो पर्सन जो म्यूज़िक में एबिलिटी रखते हैं, अपनी इंटेलिजेंस शो करते हैं म्यूज़िकल फील्ड में, उसे में ही कौन सी होगी, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, सिंगर्स, और सिंगर्स के अलावा क्या होती है, जो हमारा राइटर होगा, राइटर भी क्या करता है, लिरिक्स डेवलप करता है, तो वो भी हमारा, अगर वो म्यूज़िकल लिरिक्स बना रहा है तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ओर। क्या दिया गया है, ड्यूरिंग ए क्वेश्चन आंसर सेशन ए टीचर इज गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू बॉयज़ फॉर आस्किंग देयर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। दिस डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स, हमें क्या बोला गया है कि एक प्रश्न उत्तर सेशन के दौरान जो है वो टीचर क्या करती है, वो लड़कों को अधिक मौके देती है कि वो अपने डाउट्स पूछ सके। तो इसमें क्या शो किया गया है, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बायस और जेंडर पैरिटी। स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन से पढ़ के ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें जेंडर बायस हो रहा है। इक्वालिटी क्या होता है, जहाँ पे हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, वहाँ पे क्या होता है, इक्वालिटी। और एम्पावरमेंट क्या होता है,
जब हम किसी जेंडर को एम्पावर करने के लिए, उसका सशक्तिकरण करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए या वुमेन्स की प्रोटेक्शंस के लिए उनके लिए अलग अलग कैंप्स भी लगाए जाते हैं, जहाँ पे उनको जो है वो हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक योगा या फिर जूडो कराटे, जिससे वो अपनी सेफ्टी कर सके, वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और उनके लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वुमन एम्पावरमेंट या फिर जेंडर एम्पावरमेंट। इक्वालिटी के लिए हम क्या होते हैं, जहाँ पे हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और बायस यानी कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, भेदभाव, वहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना मेल और फीमेल्स के साथ या फिर किसी भी जेंडर के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। सो क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, भेदभाव ही हो रहा है, क्योंकि बॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या ज़्यादा ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि वो अपने डाउट्स पूछ सकें। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 है हमारा जेंडर पैरिटी। इसको समझते हैं हम, जेंडर पैरिटी हमारा होता क्या है। पैरिटी से, यहाँ पे जेंडर पैरिटी से मतलब होता है नंबर्स से। किससे, नंबर से। इसमें क्या है, हम नंबर्स को कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मेरे पास बॉयज़ की स्ट्रेंथ है और एक गर्ल्स की स्ट्रेंथ है, जिसमें से क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो जो क्लास फर्स्ट में बॉयज़ थे, मैंने माना कि क्लास फर्स्ट में 40 बॉयज़ थे, लेकिन क्लास सेकंड में गर्ल्स कितनी थी, ये भी 40 ले लेते हैं। लेकिन जब वो सेकंड क्लास में आए तो सिर्फ बॉयज़ में से कितने बचे, 38 बचे, यानी कि 2 बॉयज़ हट गए। लेकिन जो गर्ल्स हैं वो कितनी बची, ओनली 35 बची। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो रेशो क्या हो गया, हमारा कम हो गया। इसके बाद जब बच्चे थर्ड क्लास में आए तो बॉयज़ जो है वो ओनली 35 बचे, यानी कि यहाँ से भी 3 बॉयज़ स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन गर्ल्स जो है वो इस बार क्या हुआ, जब वो थर्ड क्लास में गई तो उसमें से केवल 28 ही बची। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो है वो बॉयज़ कितने कम हुए हैं, 40 से 35, यानी कि ओनली -5। लेकिन जो गर्ल्स हैं उसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 40 से 28, यानी कि -12 का डिफरेंस आ गया। तो जहाँ पे हम एक दूसरे के नंबर्स को कंपैरिजन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पैरिटी कहते हैं। सो पैरिटी में हम क्या कंपेयर करते हैं, नंबर्स को कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे हम ईजिली बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जो पैरिटी है वो किसकी कम है, गर्ल्स की कम है, क्योंकि गर्ल्स में जो है वो स्कूल छोड़ने वाली बच्चों की संख्या ज़्यादा है। सो इसे ही हम क्या कहते हैं, जेंडर पैरिटी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, लिंग पक्षपात। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया है कि आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। और ये टॉपिक का नाम क्या हो जाता है हमारा, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। चलिए अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1, असेसमेंट शुड बी डन ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि मानकीकृत परीक्षण या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते क्या हैं। स्टैंडर्डाइज से ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो स्टैंडर्ड हैं पहले से ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, पहले से ही फिक्स होते हैं और सभी के लिए इक्वल होते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आप क्या ले सकते हैं, सीटेट, उसमें क्या है, सभी के लिए पहले से ही फिक्स है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 होंगे। उसमें जो है वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और उसमें जो है वो पेपर जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यानी कि यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स है और वो सभी के लिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये वाला जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है इसको हम स्कूल में कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि
इस स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, हम बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हमें स्कूल में असेसमेंट के दौरान स्टैंडर्डाइज टेस्ट कभी भी कंडक्ट नहीं कराने चाहिए। सो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स ओनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी, हम दो टाइप के असेसमेंट पे पढ़ते हैं, एक तो होता है FA और एक होता है SA, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, रचनात्मक और संकलनात्मक। रचनात्मक क्या होता है, ड्यूरिंग, कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और जो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है ये क्या होता है, एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जब हम साल के अंत में जो पेपर लेते हैं, जैसे कि हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, कौन से हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को या तो पास करते हैं या फिर फेल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एट द एंड बच्चों को क्या देते हैं, उनका रिजल्ट दे देते हैं। बट जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रचनात्मक होता है, ये कैसे होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि हम पढ़ाते पढ़ाते, जैसे कि पढ़ाने से पहले भी, पढ़ाने के समय भी और पढ़ाने के बाद भी। पहले के लिए हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाने से पहले हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए कि बच्चा कितना उस टॉपिक के बारे में जानता है, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए हम पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फिर एट द मिड ऑफ चैप्टर, जैसे कि चैप्टर को पढ़ाते जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि बच्चा किस लेवल पे उसको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। बच्चे की समझ को देखने के लिए कि बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ग्रहण कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मिडिल में करते हैं। और एट द एंड, चैप्टर के एंड पे हम किस लिए करते हैं कि बच्चे ने टॉपिक को जो है वो किस वे में सीखा है और कितना सीखा है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ करते हैं। सो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स ओनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमें केवल एंड में नहीं, इंस्ट्रक्शंस देने से पहले भी, इंस्ट्रक्शंस देते समय भी और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी हर टाइम पे फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहिए। सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट यूज नॉर्म्स एट द टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन। जो हमारा मानदंड संदर्भित परीक्षण होते हैं, मानकों को निष्पादन तुलना का विशिष्ट स्तर मानकर उपयोग करते हैं। सो इसमें क्या बोला है कि जो क्राइटेरिया रेफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, टिपिकल लेवल फॉर परफॉर्मिंग कंपैरिजन। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम समझते हैं कि क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होते हैं। ऐसे ही हम अपना एग्जांपल क्या लेते हैं, सीटेट। जैसे कि सीटेट का क्राइटेरिया क्या होता है, जो हमारे जर्नल कास्ट के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए क्या होता है कि उन सभी को 90 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं, यानी कि कितने परसेंट, 60%। बट जो OBC या फिर अदर यानी कि SC और ST होते हैं, जो हमारे SC और ST कास्ट होती है, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें 82 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं उसको क्लियर करने के लिए, यानी कि हमें 55% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। सो हमने क्या कर दिया, पहले ही क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया, पहले ही हमने क्या कर दिया, क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया, यस, ताकि हम बच्चे में क्या कर सके कि बच्चा इस क्राइटेरिया में फिक्स होता है, फिट होता है या नहीं होता है, तो उसी के बेस पे हम क्या कर देते हैं, बच्चे को पास या फेल कर देते हैं। बट इसमें हम स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन नहीं करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कंपैरिजन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे हमारा एट द एंड क्या होता है, जब हमारा कोई भी पेपर होता है, कोई भी हमारा नौकरी के लिए या फिर हमारी जो भर्ती होती है उसके लिए पेपर होता है, तो उसमें एट द एंड क्या निकाली जाती है, कट ऑफ निकाली जाती है। और उसमें हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि किसकी कट ऑफ कितनी है। जो उस कट ऑफ को पार कर लेता है वो पास हो जाता है और जो उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाता है वो
फेल होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स का कंपेयर किया जाता है। लेकिन जो क्राइटेरिया रेफरेंस होते हैं उसमें क्या होता है, केवल एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, इस क्राइटेरिया पे कोई भी पास या फेल हो जाता है। सो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट यूज नॉर्म्स एज द टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मिंग कंपैरिजन, इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन नंबर 4 क्या बोला गया है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व्स सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट ऑल्सो। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके लिए पहले हम समझते हैं कि फॉर लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन, जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चों की आप जो है वो क्या करते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें जो है वो बच्चा जो है वो अपने आप से भी क्या करते हैं, जैसे कि तो आप जो है उनसे क्वेश्चंस को पूछते हैं, तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जांच रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, बच्चे को ही कोई एक काम दे दे, क्या करेंगे, आपने बच्चे को ही एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा खुद से पहले अपनी नॉलेज का पता लगाएगा कि उसको जिस टॉपिक पे प्रोजेक्ट दिया गया है उसके पास उसकी कितनी नॉलेज है, यानी कि वो सेल्फ से क्वेश्चनेयर करेगा। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग में बच्चा खुद भी अपना असेसमेंट कर सकता है कि उसको उस टॉपिक के लिए कितनी नॉलेज पहले से है और कितनी नहीं है, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सके। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट ऑल्सो, यानी कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, in order to assess critical thinking among students which of the following should be chosen by a teacher। so हमें टीचर ने क्या बोला है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक चिंतन का उसे आकलन करना है, तो उसे किसका चयन करना होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो हमारा किससे है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस से, जिसमें हमारे क्वेश्चंस के टाइप दिए गए हैं। जो कौन सा होता है, फर्स्ट टाइप होता है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, सेकंड होता है क्वेश्चंस रिक्वायर्ड येस और नो, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन रिक्वायर वन वर्ड आंसर एंड क्वेश्चन रिक्वायर रिकॉल ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज ओनली। सो स्टूडेंट्स पहले हम समझते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे कि एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सो इन दोनों में बेसिक हमारा डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, और ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर्स जो हैं वो खुले हुए होते हैं, यानी कि आप उसके कितने ही तरीके सोच सकते हैं उसको आंसर करने के लिए। जैसे मैं आपके लिए एक अगर एग्जाम्पल लूँ तो क्या ले सकते हैं कि आप ऊर्जा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ऊर्जा का प्रयोग आप कैसे कैसे करेंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया कि ऊर्जा कितने टाइप की होती है और उन अलग अलग टाइप से हम कितने यूजेस उसके कर सकते हैं। सो यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अनलिमिटेड आंसर होंगे, क्योंकि अगर हम सौर ऊर्जा लेते हैं तो सौर ऊर्जा के हमारे अलग एग्जाम्पल हो गए, अगर हम नाभिकीय ऊर्जा लेते हैं तो उसके अलग एग्जाम्पल होते हैं, जल ऊर्जा लेते हैं तो उसके अलग एग्जाम्पल होते हैं, और हमारी जो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके भी तो कितने सारे यूज़ होते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा ओपन एंडेड, क्योंकि इसके हम बहुत सारे अनेकों ही आंसर दे सकते हैं कि ऊर्जा का प्रयोग हम कब और कहाँ कैसे करते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेकंड एग्जांपल ले, सेकंड एग्जांपल हम कौन सा लेते हैं, एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि हमारा ताजमहल, क्या हमारा ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो इसका सिंपल एक आंसर क्या होगा, आगरा, क्योंकि ताजमहल जो है वो सिर्फ आगरा में ही है। तो ये क्या हो गया हमारा
क्लोज एंडेड यानी कि उसका आंसर जो है वो फिक्स है, क्लोज है, उसके अलावा उसका कोई आंसर नहीं होगा। सो मेन दो टाइप हमारे कौन से होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो ये होते हैं हमारे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या दिया गया है। हमें क्या एसेस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चा क्रिटिकली सोच सके, बच्चा अच्छे से सोच विचार कर सके। और वो किस में सोचेगा, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ऊर्जा के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। सो इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सोचेगा। लेकिन ताजमहल कहाँ स्थित है, ये कैसा हुआ हमारा क्लोज एंडेड या फिर वन वर्ड क्वेश्चन। इसमें बच्चे को सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें बच्चे को केवल जो है वो अपनी नॉलेज का शो करना है कि उसे ये आंसर आता है या नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग। यस, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, वही जिसमें हम किसी क्वेश्चंस को मल्टीपल आंसर्स के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि उसे हम बहुत तरीके से सोच सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर अपसारी चिंतन कहते हैं। सो ये आंसर हमारा सही होना चाहिए क्योंकि हमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को एसेस करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन शुड रिक्वायर येस और नो आंसर। इसमें बच्चा क्या सोचेगा, अगर उसका आंसर सही हुआ तो येस और अगर उसका आंसर नहीं हुआ तो रॉन्ग। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, मनुष्य की 2 आंखें होती हैं, कोई भी मनुष्य होता है तो उसकी कितनी आंखें होंगी, 2 ही आंखें होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, यानी कि बच्चे को इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। सो ये वाला आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन रिक्वायर वन वर्ड आंसर, जैसे मैंने क्या पूछा था, ताजमहल कहाँ स्थित है या फिर भारत की राजधानी क्या है, तो न्यू दिल्ली, सभी को पता होती है। तो ये भी वन वर्ड है, इसमें भी बच्चे की सिर्फ नॉलेज टेस्ट होगी, इसमें बच्चे की थिंकिंग टेस्ट नहीं होगी। क्वेश्चंस रिक्वायर रिकॉल ऑफ डेक्लेरेटिव नॉलेज ओनली। वही डेक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, जो बच्चे के याद की हुई नॉलेज है, यानी कि बच्चा जिसका आंसर फटाफट से दे देता है। जैसे कि मैंने क्या पूछा था कि भारत की राजधानी क्या है, तो न्यू दिल्ली, ये क्या हो जाएगा हमारा डेक्लेरेटिव नॉलेज हो जाता है। सो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है, स्टैंडर्ड करिकुलम, प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप, इनएसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। सो इंक्लूसिव का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले समावेशी क्या होता है, किसी भी बच्चे को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो या किसी भी वर्ग से, अन्य किसी भी वर्ग से हो, कहीं से भी हो, लेकिन उसे हमें बच्चे को समावेश करना है, अपने विद्यालय में एडमिशन देना है। यही क्या हो जाता है हमारा समावेशी शिक्षण हो जाता है। नो वन लीव बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। समावेशी शिक्षा का मोटो क्या होता है, नो वन लीव बिहाइंड, यानी कि हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। सो हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं, हमें क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड करिकुलम, मानकीकृत पाठ्यचर्या। स्टूडेंट्स, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमारी क्लास में मान लिया कोई ब्लाइंड पर्सन है तो क्या उसके लिए भी हम सेम स्टैंडर्ड रखेंगे, सेम स्टैंडर्ड रखने चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए क्या करनी है, हमें उसको एक्स्ट्रा हेल्प भी तो प्रोवाइड करनी है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करनी होगी, अपनी क्लास में ब्रेल लिपि का भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा कैसा है, विजुअली चैलेंज्ड है। तो स्टैंडर्ड करिकुलम जो है वो हमारा समावेशी शिक्षा में कभी कभी एक रुकावट भी बन जाता है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता को बढ़ाना। और हमारी जो आजकल के करिकुलम है उसमें क्या किया जा रहा है, स्टीरियोटाइप को डिक्रीज़ किया जा रहा है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल क्या है, बुक में कौन सा एग्जाम्पल है, ईवीएस की बुक में जो है वो किसके बारे में, कल्पना चावला, किसके बारे में, कल्पना चावला के बारे में एक चैप्टर दिया गया है कि वो कहाँ पे गई थी, अंतरिक्ष में। तो इस चैप्टर को देने का रीज़न क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं या वुमेन्स होती हैं वो केवल घर का काम ही नहीं बल्कि अदर मार्केट के काम या फिर अदर बड़े बड़े कार्यों में भी लगी हुई हैं।
यानी कि ये हमारा जो है वो स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता है। नेक्स्ट, इनएसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएसेसिबल यानी कि अगम्य अवसंरचना। अगर हमारा स्कूल ही, मान लिया ये हमारा गांव है और यहाँ पे स्कूल है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, तो क्या बच्चा यहाँ पे जाने की सोचेगा? नहीं सोचेगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हमारा स्कूल होता था वो इतना दूर दूर होता था कि वहाँ पे बच्चा जा ही नहीं पाता था, इसलिए हमें इसको भी प्रमोट नहीं करना है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि जिसमें हम सभी को एक साथ लेके चलते हैं। डाइवर्स लर्नर यानी कि चाहे वो किसी भी टाइप से चैलेंज्ड हो, विजुअली चैलेंज्ड हो, हैंडीकैप्ड हो या फिर दिव्यांग हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन हमें उसको पीछे नहीं छोड़ना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, विविधता पर विचार करना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेजेस ग्रुप ए टीचर शुड नो अबाउट देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यस, अगर हमें बच्चे के बारे में जानना है, बच्चे के बारे में समझना है, तो हमें क्या पता रहना चाहिए कि बच्चा किस सोशल ग्रुप से आ रहा है, बच्चा कहाँ से, किस तरह के परिवार से आ रहा है, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको हम नीड प्रोवाइड कर सके कि बच्चा कहाँ पे कमी है और बच्चे को कैसे हमें हेल्प प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, रीज़न क्या दिया गया है? करिकुलम शुड बी डिज़ाइंड कीपिंग एवरेज स्टूडेंट इन माइंड। हमें जो है वो एवरेज स्टूडेंट को नहीं, हमें सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के करिकुलम बनाना होता है। जैसे अगर आप हमारा क्या लेते हैं, मैथ्स की बुक लेते हैं, तो उसमें जो चैप्टर होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उसमें बढ़ते जाते हैं, मिडिल की ओर जाने पे उसमें जो है वो कैसे क्वेश्चंस आने लगते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आने लगते हैं। लेकिन जैसे आप उस चैप्टर के एट द एंड में आते हो, एंड में कैसे होते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ पे और भी बढ़ जाती है, यानी कि हमें ईजी से डिफ़िकल्ट की ओर जाते हैं। और ईजी से डिफ़िकल्ट जाने का मतलब ये होता है कि हम सभी तरह के स्टूडेंट्स की नीड को कंप्लीट कर सके, उनको केटर कर सके। सो इसीलिए जो है वो हमें करिकुलम को एवरेज स्टूडेंट्स को नहीं, बल्कि सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। सो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए वाला सही है लेकिन आर वाला गलत है। सो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, डिसलेक्सिया इज़ ए डैश डिसेबिलिटी, पठन वैकल्प्य। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, पठन वैकल्य यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम होना, तो ये क्या होती है, हमारी एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे कि हमारी लर्निंग की जो है वो कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होती है? पढ़ने से। इसमें जो है वो स्टूडेंट को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि वो ये 3 होता है, लेकिन वो इसको कैसे लिख पढ़ेगा, इसको ऐसे पढ़ता है। ये 6 होता है, लेकिन वो 6 की जगह क्या पढ़ लेता है, उसको अपोजिट उल्टा पढ़ लेता है, तो वो इसको क्या पढ़ता है? 9 पढ़ता है। और उसको जो है वो, अगर वो हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसको जो है वो उसका अर्थ भी समझ में नहीं आता है, वो उसका मेन क्या कर पाता है, अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, हमारी सेकेंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? डिसग्राफिया। सेकेंड डिसेबिलिटी कौन सी होती है हमारी? डिसग्राफिया। ग्राफ, जब भी आपको ग्राफ बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, एक ऐसे पेज लेते हैं और उस पर अपना कोई भी ऐसे करके एक ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ का मीनिंग क्या होता है? लिखने से। सो जब हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। इसमें जो है वो बच्चा क्या करता है, इसमें जो है वो बच्चा सही से चीज़ों को लिख नहीं पाता है। जैसे अगर उसे 8 बनाना होता है तो वो 8 को सही से बना नहीं पाता है, या फिर
3 बनाना होता है तो 3 की जगह क्या बनाता है, ऐसे बनाता है, या फिर 6 की जगह क्या बना देता है, ऐसे 9 बना देता है। और डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया काफ़ी ज़्यादा सिमिलर अपने संकेत शो करती हैं, जैसे कि इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ें शो होती हैं। नेक्स्ट हमारी एक होती है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया रिलेटेड है हमारी कैलकुलेशन से, जिसमें जो है बच्चा मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशंस नहीं कर पाता है, जैसे कि जोड़, घटा, गुना और भाग, ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, तो उसे क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। सो ये तीनों हमारी क्या होती हैं, बेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं। सो इसलिए डिसलेक्सिया क्या हो जाती है, हमारी अधिगम विशिष्ट अक्षमता होती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is a typical characteristics of autism disorder? So स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी से है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो स्वलीनता विकार होता है इसका एक विशिष्ट लक्षण क्या होता है। स्वलीनता, इससे आप समझ पा रहे होंगे, स्व और लीनता, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है, स्व और लीनता। और स्व का मतलब होता है स्वयं और लीनता का मतलब होता है लीन होना, यानी कि अपने आप में ही लीन रहना, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वलीनता। सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बच्चा जो है वो सोशली, कहाँ पे, सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, यानी कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जल्दी से ढल नहीं पाता है, अपने दोस्त नहीं बना पाता है, बड़ों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, अपने आप में ही लीन रहता है। सो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से हमारी रिलेटेड नहीं होती हैं। इंसिस्टेंस ऑफ चेंज इन रूटीन, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, यानी कि बच्चा जो है वो अपने डेली रूटीन में चेंज करने के लिए बोलता है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एडवांस वोकैबलरी, वोकैबलरी तो नहीं होगी क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो बच्चे की सोशली इंटरेक्शन से ही हमारी वोकैबलरी इंक्रीज होती है, सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। रेसिस्टेंस टू चेंज इन एनवायरनमेंट, वातावरण में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फिर हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर क्या होगा, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि इसने क्या बोला है, संप्रेषण बाधित। मेनली जो इसमें हमारा स्वलीनता का विकार होता है, इसके लिए हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो सोशली इंटरेक्शन नहीं करता है, लेकिन इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमें चूज़ तो सही आंसर करना ही है। सो सोशली क्या करेगा बच्चा, जब तक वो सोशली बातचीत नहीं करता है, यानी कि वो क्या करता है, कम्युनिकेशन, वो आपस में बातचीत नहीं करेगा तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द नीड्स ऑफ लर्नर, द नीड ऑफ लर्नर ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ इन ए क्लास कैन बी केटर्ड बाय। एक क्लास में जो है वो डिफरेंट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उनका हम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफ़िकल्टीज़, श्रेणीबद्ध कठिनाई में कार्य देकर, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस देकर, अटेंडिंग ओनली द नीड्स ऑफ कॉमन लर्नर, इग्नोरिंग लर्नर हैविंग डिफरेंट नीड्स। सबसे पहले तो हमें किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, सो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और हमें केवल क्या करना है, कॉमन लर्नर्स की भी नीड को ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है, एवरी स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि हमें क्या बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, नो वन लीव बिहाइंड, हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी क्लास में हर एक टाइप के लर्नर होंगे, एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, अपर एवरेज भी होते हैं। सो अगर हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आए और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफ़िकल्टी, ग्रेडेड डिफ़िकल्टी क्या होता है, जैसे हम बच्चे को पहले सिंपल टास्क देते हैं, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, उसकी डिफ़िकल्टी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर अगर बच्चा वो सॉल्व कर लेता है
तो हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट उससे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी और बढ़ा देंगे। लेकिन अगर बच्चा ये सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे सेम डिफ़िकल्टी लेवल के ही और क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे या और टास्क प्रोवाइड करेंगे। और जब बच्चा इस डिफ़िकल्टी लेवल को सही से अचीव कर लेगा तो फिर हम उसकी थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, डिफ़िकल्टी को एक लेवल में, एक ग्रेड के रूप में बढ़ाते हैं। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफ़िकल्टी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।